क्लास 12। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, जो कि आपके इंडियन इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, तो क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब किसकी इकोनॉमी ज़्यादा आगे निकल गई, कौन पीछे रह गया। चाइना के साथ जो पड़ोसी देश, मतलब इंडिया के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, चाइना और पाकिस्तान। तो आज हम उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी कि जब मैं इस चैप्टर के आपके नोट्स बना रही थी, मतलब पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को चीज़ें ठीक से समझ में आए। और बाकी सारे चैप्टर के नोट्स अगर अभी आपने नहीं देखे हैं तो सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स के लिंक भी है, मैं आपको दे दूंगी, तो आप उनका PDF ले सकते हो वहाँ से, ठीक है। और नोट्स पसंद आते हैं तो लाइक किया करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम डेवलपमेंट पाथ की बात करते हैं। विकास पथ की अगर बात करें तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंपेयर करके लिखा है, बिकॉज जब हम कंपेयर करते हैं तो हम जल्दी समझ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन कब, मतलब इनको इंडिपेंडेंस कब मिली थी, आज़ादी कब मिली, 1947 में। इंडिया पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, अलग अलग हुए थे। रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज इस्टेब्लिश कितना, 1949 में। तो आप देखोगे कि 2 साल कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम इनके साथ कंपेयर कर रहे हैं खुद को। हम 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी मतलब कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या और कोई भी हो, वो खुद को डेवलप करने के लिए, खुद की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स लेकर आई है। आप तब मतलब बहुत पहले से और अब तक, है ना। ये तो आपको पता ही है, हम अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स में ये पढ़ते आए हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं बनाई हैं, काफ़ी सारी प्लानिंग की है। जैसे हमने इंडियन इकोनॉमी, अभी तक हमने चैप्टर्स में पढ़ा इंडियन इकोनॉमी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या पॉवर्टी। तो ये सब हम किसके लिए कर रहे थे, या पॉवर्टी पे हम काम कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। ह्यूमन कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें भी हमने यही पढ़ा कि सारा कुछ जो हो रहा है वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हो रहा था, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख ये रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की डेवलप करने की, लेकिन क्या हमारे जो साथ वाली कंट्रीज थी, चाइना, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाइना है और पाकिस्तान है, क्या वो हमसे आगे निकल चुके हैं, हमसे पीछे हैं, या हमारे जैसे ही हैं, ठीक है। देखो, पंचवर्षीय योजना, आपको पता है कि भारत में जब पहली बार पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान, वो 1951 से 56, और पाकिस्तान की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, आप ऐसे याद रख लेना, जब इंडिया ने मतलब जो उसकी फर्स्ट पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 51 से 56 तक थी, तो जो इसका 56 लास्ट इसने यहाँ पे खत्म किया और पाकिस्तान ने वहीं से स्टार्ट किया, ठीक है, 56। उसके बाद चीन की जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1953 थी। याद करते चलो, साथ के साथ सरल है, याद हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किसने कब अपनी शुरू की। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो पाकिस्तान की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2013 से लेकर 2018 तक, चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना कब, 2016 से लेकर 2020 तक, और इंडिया की 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2012 से लेकर 2017 तक। तो ये बिल्कुल सिंपल था कि पाकिस्तान में अभी तक 11 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं, जो कि लास्ट 2018 तक, मतलब 13 से लेकर 18 तक। चीन में 13 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं 2016 से लेकर 2020 तक, और भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं अभी तक, 12 से लेकर 17 तक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और फिर पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, और इंडिया के बारे में तो हम पहले से पढ़ ही रहे हैं इन बाकी सारे चैप्टर्स में, तो हम इनमें आराम से कंपेयर कर पाएंगे। चाइना का अगर हम ऑफिशियल नेम की बात करें तो हिंदी में चीन गणराज्य बोला जाता है इसको, और इंग्लिश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद लोकेशन की अगर बात करें तो चाइना जो है वो ईस्ट एशिया में है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 1.4 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में।
अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पहले से पता होगा। मेन बात करते हैं इकोनॉमी की, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, सभी देशों ने, तीनों ही कंट्रीज की बात करें तो इन्होंने मिक्स इकोनॉमी पॉलिसी को अपनाया है। मिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी, मतलब पब्लिक सेक्टर का भी रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर्स का भी रोल होता है, और दोनों मिलकर इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है क्योंकि पॉइंट्स में चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। 1998 में इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम है, एक अभियान स्टार्ट किया था जिसका उद्देश्य देश का औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री करना था। GLF मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अपने सभी घरों के पीछे सामूहिक खेती करते थे। क्या किया गवर्नमेंट ने कि सबको अपने अपने घर के पीछे एक एक एरिया दे दी, मतलब एक एक जमीन दे दी गई कि आप इसमें खेती करो आराम से, और उनको उसका स्वामी भी बना दिया गया। ठीक है, कि अब यह आपकी हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट, GLF अभियान से भयंकर सूखा हुआ और 30 मिलियन लोग मारे गए। ये क्या हुआ, ये फेल हुई, इनकी जो योजना थी, जो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड लेकर आए, ये फेल हो गई और इसमें 30 मिलियन लोग मारे गए। इसके बाद में इन्होंने दोबारा सुधार किया, तो इन्होंने 1965 में एक और नया अभियान लेकर आए जिसको हिंदी में बोला जाता है महान सर्वहार सांस्कृतिक क्रांति। ठीक है, इसमें क्या था, 1965 में ही आई, जिसमें जो लोग थे, मतलब जो बच्चे थे, जो यंग जनरेशन थी उस टाइम पर, उनको गांव भेजा गया। किस चीज़ के लिए? गांव में काम करने के लिए, खेती करने के लिए। क्योंकि ये हम जानते हैं कि जब हमारा स्टार्टिंग का फेज था, चाहे वो इंडिया का रहा हो या चाहे वो चाइना का हो या पाकिस्तान का हो, सब लोग कृषि पर ज़्यादा आधारित थे। मतलब जो उनका डिपेंडेंस था वो किस पे था? कृषि पर था। तो उन बच्चों को, जो यंग जनरेशन थी, उनको गाँव भेज दिया गया ताकि वो वहाँ पे क्या कर सके, ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट कर सके, वहाँ पे कृषि कर सके। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। पहले कृषि, मतलब रशिया और चाइना में, रशिया ने कुछ लोग अपने जो एक्सपीरियंस था जिनको, उनको भेजा था चाइना के डेवलपमेंट के लिए, बट इनमें बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो उस वजह से रशिया ने जो अपने जो एक्सपर्ट्स थे उनको वापस बुला लिया। ये भी एक रीज़न था कि चाइना ने अपने लोगों को एक्सपर्ट बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा था कि ठीक है, आप वहाँ जाओ और खुद में एक्सपर्ट बनो। ओके, इसके बाद में अब ये भी इनका बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा साबित नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए 1978 में। आपको याद होगा, हम इंडिया के रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कोई सुधार, जब कुछ गड़बड़ होती है, कुछ हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर सुधार करते हैं उनमें। तो ये इनका सुधार चरण जो है वो 1978 में स्टार्ट हुआ। इस प्रथम चरण में कृषि और विदेशी व्यापार में सुधार किया गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इनका मेन था वो क्या था, कृषि ही मेन थी, और विदेशी व्यापार में भी थोड़ा सा सुधार किया गया। अभी इन्होंने क्या किया था, हमने ऊपर पढ़ा 1965 में इन्होंने क्या किया था कि सबको छोटी छोटी जमीन का हिस्सा दे दिया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में बांटकर प्रयोग के लिए, यहाँ पे इसको स्पेशली मैंने मेंशन किया हुआ है, प्रयोग के लिए अलग अलग परिवारों में बांट दिया गया। अब आपको सिर्फ उनको क्या है, उन पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, लेकिन अब आप उनके स्वामी नहीं हो, वो आप उनके ओनर नहीं हो। ठीक है, उन जगह को आपको, घर के पीछे एक जगह दी गई थी जहां पर आप कृषि कर सकते हो, जहां पे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो। भूमि से होने वाली आय वे अपने पास रख सकते थे। आपको याद होगा, जब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिया की जो रिफॉर्म्स थी उनके बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आप अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो या फिर आप अपने परिवार के लिए खुद से चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वो लगभग एक ही बात है, क्योंकि आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मांग रहे हो। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। वो बोल रहे हैं कि जो आपको जो ज़मीन दी गई है, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो इनकम हो रही है, उससे जो आय हो रही है, वो आप अपने परिवार के लिए उसका प्रयोग
खुद से कर सकते हो। देन इसके बाद में इन्होंने एक पॉलिसी निकाली, दोहरी कीमत निर्धारित पद्धति लागू की, ड्यूअल प्राइसिंग बोलते हैं इसको। क्या होता है इसमें, देखो हाँ, चाइना का जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि जैसा चाइना की गवर्नमेंट बोलती है वहाँ के लोगों को वैसा ही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन्होंने एक यहाँ पे ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम निकाला। इसमें क्या था कि जो फार्मर्स थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको क्वांटिटी के लिए या जो प्राइसिंग थी उसके लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए गवर्नमेंट ने जो कीमत निर्धारित की थी, सरकार ने एक प्राइस फिक्स किया था, इनको उस प्राइस पर काम करना होता है। ठीक है, इसके बाद में ये तो पढ़ लिया हमने, चाइना के बारे में थोड़ा सा देख लिया। देन इसके बाद में थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हम इनमें कंपेयर कैसे कर पाएंगे। ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये साउथ एशिया में है। देन पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड्स 5th मोस्ट, मतलब दुनिया में 5वें नंबर पर इसकी पॉपुलेशन आती है सबसे ज़्यादा। ये हमें पता है कि फर्स्ट नंबर पे चाइना की पॉपुलेशन है, सेकंड पे इंडिया की और 5th नंबर पे पाकिस्तान की। लैंग्वेज की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो इनकी मेन लैंग्वेज है वो उर्दू है और जो इनकी सेकेंडरी है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इकोनॉमी की बात करें, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है इनकी भी यहाँ पे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। देन सेकंड है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई, सब अपनाते हैं, इंडिया ने भी अपनाई है, चाइना भी। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया, किसके लिए, ताकि ये फूड का प्रोडक्शन खुद से कर सकें। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हम इसीलिए करते हैं ना कि ताकि हम अपने फूड को खुद से सेल्फ प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद में नेक्स्ट, शुरुआत में पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में जब इन्हें ऐसा लगा कि अगर हम 90s वाले फेज़ की बात करें तो इनका क्या था, पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था पूरा पब्लिक सेक्टर का। बट 90s के अगर एंड की बात करें, बाद की बात करें, तो इनको ये चीज़ समझ में आई कि केवल पब्लिक सेक्टर का पूरा कंट्रोल रखना ठीक नहीं है। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी बागडोर देनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा। अब मेन जो है आपके इस चैप्टर में वो है ये, देखो अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो बल्कि शायद हमें पहले ये नीचे वाला पढ़ लेना चाहिए एक बार, ये ऊपर वाला हम बाद में पढ़ेंगे। देखो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इनमें क्या है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियंस में। सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, तो 1352 मिलियन पॉपुलेशन है। चाइना में कितनी है, 1392 और पाकिस्तान में 212 पॉपुलेशन है। 12 ये मिलियंस में हो रहा है, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें कि मतलब कितने दर से बढ़ जाती है पॉपुलेशन हर साल। इंडिया में जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो 1.3 के रेट से बढ़ती है। सबसे कम पॉपुलेशन चाइना में बढ़ती है एक साल के अंदर 0.46%, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक साल में बढ़ जाती है 2.05, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रेटिंग दें तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे, दिस इज सेकंड और ये थर्ड। अगर इसमें बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है और थर्ड पर ये है, ठीक है। इसके बाद में डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, डेंसिटी क्या होता है पहले ये समझा देती हूँ। देखो मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में 455 लोग रहते हैं, चाइना में 148 रहते हैं और पाकिस्तान में 275 लोग रहते हैं। अगर सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो पे यहाँ से मतलब है कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो 924 महिलाएं हैं। चाइना की बात करें तो 949 महिलाएं हैं। ये आप याद रखना कि हम पर 1000 मेल्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें तो 943 फीमेल्स है। अच्छा, फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें, फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक महिला या एक फीमेल अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी लाइफ में कितने बच्चों को
जन्म दे सकती है, वो फर्टिलिटी रेट होता है। तो इंडिया में जो एक पर महिला या पर फीमेल का फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है, चाइना में 1.7 है और पाकिस्तान में 3.6। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, यानी कितने गांव जो हैं वो शहरों में शिफ्ट कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो इंडिया में वो जो है वो 34 रेट है, चाइना का जो रेट है वो 59 है और पाकिस्तान का जो रेट है वो 37 है। अच्छा, अब अगर अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ की बात की जाए कि किस सेक्टर ने कितना ग्रोथ किया है, तो कंट्रीज में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान है हमारे पास में। यहाँ पे ये हम पहले बात करते हैं 1980 से लेके 1990 तक की। तो देखो, या हम साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं, 2014 और 2018 का डेटा भी है हमारे पास में। इंडिया का 1980 से लेके 1990 तक अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 3.1% था, ठीक है। यहाँ पे भी 3.1%, यानी कोई ग्रोथ नहीं हुई। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में एग्रीकल्चर में 5.9% था 1980 में, यानी 1990 तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जो इनका रेट था वो और कम हो गया, 3.1 हो गया। तो हमारा मतलब हमने अगर हमारा बढ़ा नहीं है, ग्रोथ नहीं हुई है, तो कम भी नहीं हुआ, लेकिन चाइना में कम हो गया। सेम चीज पाकिस्तान के साथ हुई है, एग्रीकल्चर में इनका 4 रेट था, जो कि अब कितना हो गया, मतलब 2014 में कितना हो गया, 1.7 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि है ना, इनका बाकी डिक्रीज हुआ, चाइना का और पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया का बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा कि पहले था। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, ये बात हम कर रहे थे एग्रीकल्चर की, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, तो आप देखोगे इंडिया का जो परसेंट था वो 7.4% था, बट 2014 से लेकर 18 में कितना हो गया, 6.9 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ। इसके बाद चाइना का कितना था, 10.8, इंडस्ट्रीज का जो परसेंट था वो कितना था, 10.8 था। इनका 5.3, इनका हमसे भी ज्यादा स्पीड से डिक्रीज हुआ। इसके बाद पाकिस्तान का जो रेट था 1980 में वो 7.7 था, पाकिस्तान का तो और भी ज्यादा, जो इंडस्ट्रीज का परसेंट था वो कितना हो गया, 4.8 हो गया। तो ये इनका भी बहुत ज्यादा कम हो गया। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो आप देखोगे कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है वो 6.9 था 1980 में, बट अगर 2014 से लेकर 18 तक की बात की जाए तो वो 7.6 हुआ, यानी ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। चाइना का 13.5 था, जो कि कम होके कितना हुआ, 7.1 हुआ, यानी डिक्रीज हुआ। सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी हुई कि पाकिस्तान का 1990 तक जो रेट था सर्विस सेक्टर का वो 6.8 था, जो कि इंडिया का पाकिस्तान का 2014 से लेकर 18 तक क्या हुआ, 5.0%, ये भी डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो डिफरेंट सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर में सिर्फ ऐसा है कि इंडिया का बड़ा है, बाकी सारे सेक्टर्स में सबका ही जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है। देन अब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। देखो 1980 से लेके 1990, मतलब वैसे ये दोनों चार्ट मुझे ऊपर बनाने चाहिए थे, तो एक्चुअली ये चार्ट मैंने आपकी बुक से कॉपी किए थे और ये मैंने खुद से बनाया है, तो इसलिए वो ऊपर हो गया है, ठीक है। 1980 से लेके 1990 तक और 2011 से लेके 2015 तक का डेटा हमारे पास में है। चाइना का जो परसेंट था वो 10.3% था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में अगर चाइना 2015 तक की अगर हम बात करें, जो हमारे पास डेटा है वो 7.9% हो गया, यानी इनका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसके बाद में पाकिस्तान के साथ भी सेम चीज हुई, 6.3% था इनका, और भी स्पीड के साथ डिक्रीज हुआ, 4% हो गया। देन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो 1980 में 5.7% था, बट 2011 और 2015 का डेटा हमारे पास में है, जिसमें हमने क्या किया, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ गया, 6.7% हो गया। तो यही पूरा चैप्टर था जिसमें कि हमने कंपेयर किया। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और लास्ट में ग्रोथ रेट देख के आपको काफ़ी सही लग रहा होगा कि इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ गया है।
तो इस चैप्टर के साथ हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है, नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लेना, सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। कल से हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।